वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोलो ग्रोथ मॉडल। ये सोलो ग्रोथ मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो उस वक्त की जो इकोनॉमिक्स की जो धारा है उस धारा को एक नई दिशा में मोड़ चुका था। सोलो की जो ये मॉडल है ये पिछले जो बैकग्राउंड के जो क्लासिकल मॉडल्स थे और उसके पहले भी जो डिफरेंट ग्रोथ मॉडल्स हुआ करते थे उनसे काफ़ी अलग है। एंड सोलो ने इस मॉडल के साथ साथ ये दिखा दिया कि इकोनॉमी को स्टेडी स्टेट में कैसे हम ला सकते हैं। तो हम पूरे सोलो ग्रोथ मॉडल को एनालाइज करेंगे और हम पढ़ेंगे कि कैसे सोलो ग्रोथ मॉडल को हम सोलो ग्रोथ मॉडल के सहारे हम स्टेडी स्टेट को निकाल सकते हैं। पहले सोलो ग्रोथ मॉडल की बैकग्राउंड की ज़रा बात कर लेते हैं। सोलो ग्रोथ मॉडल वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट सोलो इन 1956 and the point of the solo model is to explain the long run economic growth and to find out the steady state rate of capital। सोलो मॉडल को क्यों बनाया गया? सोलो मॉडल को बनाने से पहले बिफोर सोलो मॉडल सबसे जो खतरनाक मॉडल मार्केट में था वो था हेरड और डोमर का मॉडल। हेरड और डोमर के मॉडल में ये बताया गया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अनस्टेबल है, क्योंकि अगर हम एक्चुअल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट को इक्वेट नहीं कर पाए तो इकोनॉमी जो है वो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता और इकोनॉमी कभी भी स्टेबल पैथ पे नहीं रहेगा। इकोनॉमी को स्टेबल पैथ पे रखने का एक ही तरीका है और वो एक तरीका क्या है? वो तरीका ही है कि हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट को इक्वेट करना पड़ेगा। अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में थोड़ा बहुत भी डेविएशन आया तो इकोनॉमी जो है वो हट जाएगा, स्टेबिलिटी पे नहीं रहेगा, स्टेबिलिटी से हट के अनस्टेबल हो जाएगा। अब सोलो ने इसी बात को क्रिटिसाइज किया। सोलो ने क्या कहा? सोलो ने बोला कि नहीं, इकोनॉमी में एक ऐसा मैकेनिज्म ज़रूर होगा जिसमें हम इक्विलिब्रियम में ज़रूर लौट सकते हैं और इक्विलिब्रियम में हम रह सकते हैं। तो सोलो ने नया क्या इंट्रोड्यूस किया? सोलो ने जो नया इंट्रोड्यूस किया वो था सस्टेनेबिलिटी बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल एंड नियो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन। ये तीनों चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मेन जो क्वेश्चन सोलो ने एड्रेस करने की कोशिश किया, सोलो ने ये बताने की कोशिश किया कि ग्रोथ जो है वो डिपेंड करते हैं तीन फैक्टर्स पे। कैपिटल एक्यूमुलेशन जो कि इन्वेस्टमेंट है, लेबर फोर्स ग्रोथ जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ के हेल्प से हम मेज़र करेंगे, और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब सोलो के मॉडल में कुछ एजम्पशंस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या एजम्पशन सोलो के मॉडल में है? तो पहले देखिए, सोलो के मॉडल में क्लोज्ड इकोनॉमी का एजम्पशन लिया गया है, मतलब कोई इंटरनेशनल ट्रेड ये मॉडल में नहीं होगा। आ, ये है पहला सबसे इम्पोर्टेंट एजम्पशन। सिंगल गुड इकोनॉमी है। सिंगल गुड इकोनॉमी का मतलब है कि इकोनॉमी में सिर्फ एक ही गुड बनता है और वो एक ही गुड कंज्यूम होता है। दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। दो ही फैक्टर है प्रोडक्शन के, कैपिटल एंड लेबर। हम बेसिकली जानते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लेकिन यहाँ पर सोलो के मॉडल में सिर्फ दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड नहीं है, एंटरप्राइज भी नहीं है, कैपिटल एंड लेबर, यही दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है इफ कैपिटल एंड लेबर आर डबल्ड, आउटपुट आल्सो डबल्ड। मतलब अगर कैपिटल को मैं 2 से 4 कर दूं और लेबर को भी मैं सपोज 3 से 6 कर दूं, मतलब कैपिटल को भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और लेबर को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आउटपुट बन रहा था वो आउटपुट भी डबल हो जाएगा। मतलब सपोज 3 लेबर और 2 कैपिटल मिल के 5 आउटपुट बना रहे थे, 5 यूनिट आउटपुट बना रहे थे। अभी अगर मैं कैपिटल को डबल और लेबर को डबल कर दूँ तो आउटपुट भी डबल होके 10 हो जाएगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स एक और एजम्पशन है सोलो के मॉडल में। एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स का जो एजम्पशन है वो बहुत ही सिंपल है। क्या है कि कैपिटल को 1 यूनिट इंक्रीज करने पर जो आउटपुट बढ़ेगा वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा। मतलब पहले सपोज 10 कैपिटल मिलके 30 आउटपुट तैयार कर रहे थे। अभी अगर मैं कैपिटल को एक और यूनिट बढ़ा दूँ उससे पहले जितना आउटपुट नहीं बढ़ेगा। मतलब थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करते हैं। सपोज पहले
10 कैपिटल मिलके 30 आउटपुट बना रहे थे। अभी मैंने क्या किया, मैंने एक नया कैपिटल को जोड़ दिया। अब कैपिटल हो गए 11, एंड ये जो 11 कैपिटल मिलके अब कितने आउटपुट्स बना रहे हैं? अब सपोज ये 33 आउटपुट बना रहे हैं, 33 यूनिट आउटपुट तैयार कर रहे हैं। अब अगर मैं एक नया कैपिटल लाऊं 12, इसकी वजह से जो आउटपुट का इंक्रीज होगा वो होगा 35। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले आउटपुट, जो नया यूनिट ऑफ मशीन और कैपिटल आया, उसकी वजह से आउटपुट पहले जितना बढ़ रहा था उतना अभी नहीं बढ़ रहा है। पहले 3 बढ़ रहा था, अभी 2 बढ़ रहा है। इसी का मतलब है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। सिक्स्थ assumption है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का इंटरप्रिटेशन है कि ऑल अवेलेबल लेबर एंड कैपिटल आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। कांस्टेंट सेविंग रेट। कांस्टेंट सेविंग रेट मतलब सेविंग रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज या बदलाव नहीं आएगा। एक्सोजेनस पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एक्सोजेनस है, एंड वो बाहर से डिटरमाइंड होगा, मॉडल के बाहर से डिटरमाइंड होगा, वो अंदर से डिटरमाइंड नहीं हो सकता। एक्सोजेनस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट रेट पे ग्रो करेगा, एंड वो एक मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, वो मॉडल के बाहर से डिटरमाइन होके आएगा। ये यहाँ पर यह आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक्सोजेनस और एंडोजेनस के भीतर क्या डिफरेंस होता है। एक्सोजेनस है वो मॉडल के बाहर से डिटरमाइन होके आता है, और एंडोजेनस जो है वो मॉडल के अंदर से डिटरमाइन होता है। अब बात करते हैं कांस्टेंट डेप्रिसिएशन रेट की। डेप्रिसिएशन रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, परफेक्ट कंपटीशन रहेगा इकोनॉमी में, और कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहेगा। अब प्रोडक्शन फंक्शन की अगर बात करें तो सोलो के मॉडल में जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो टिपिकली एक कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, जो कि y इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर है। एंड कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? हम उसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू के टू द पावर अल्फा इंटू एल टू द पावर 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर y जो है वो आउटपुट है, a इज टेक्नोलॉजी, अल्फा इज कैपिटल, अच्छा k जो है वो कैपिटल है, एल जो है वो लेबर है, अल्फा, अल्फा को हम आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, एंड 1 माइनस अल्फा को हम आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर भी बोलते हैं। अब अगर ये पोर्शन की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो कि है सोलो मॉडल की, सोलो ग्रोथ मॉडल की एक्सोजेनस वेरिएबल्स क्या है और इंडोजेनस वेरिएबल्स क्या है। एक्सोजेनस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो मॉडल के अंदर बाहर से डिटरमाइन होके आते हैं, और एंडोजेनस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होता है जो मॉडल के अंदर से डिटरमाइन होते हैं। सो सोलो के मॉडल में एक्सोजेनस वेरिएबल्स है सेविंग रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ, डेप्रिसिएशन रेट एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। एंड अगर हम सोलो के मॉडल के एंडोजेनस वेरिएबल्स की बात करें, केवल दो ही वेरिएबल्स है जो सोलो के मॉडल में, दो नहीं कपल ऑफ है, बट उनमें से दो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। वन इज कैपिटल स्टॉक एंड अदर वन इज आउटपुट। ये जो इंडोजेनस वेरिएबल्स है सोलो के मॉडल में, कैपिटल स्टॉक, आउटपुट, कैपिटल पर वर्कर, आउटपुट पर वर्कर, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ये सारे वेरिएबल्स इंडोजेनस है, मतलब ये मॉडल के बाहर से नहीं अंदर से डिटरमाइन होंगे। एंड अगर हम इसकी डिराइवेशन की बात करें, ये डिराइवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर सोलो ग्रोथ मॉडल, that what is constant returns to scale. At first, before going into the derivation part of the solo growth model, we have to understand the constant returns to scale concept. Constant returns to scale means if you actually factor capital and labor by lambda, output will also increase by lambda units. As I have already mentioned this in the earlier segment, that if you double the output and double the capital, if you double the capital and double the labor, output will also be doubled. Now, if we divide the entire equation by L, suppose this is our equation and we are going to divide the entire equation by L. So it will be y by L is a function of k by L and 1. 1 means L by L will appear as 1. Then that means we have sorry yeah, we have small y means when we have actually capital Y by L, this capital Y by L can be written as a small y, okay. And this function of k by L, okay, so as I have mentioned here, small y is nothing but capital Y by L, and small k is k by L. So this y by L can be written as small y, and this k by L can be written as small k, and this one is negligible, so y becomes function of
K. This Y is not output, this is output per labor, Y by L. And this K is not capital, it is capital per labor or capital per worker, K by L. Now leading to the next part, for Cobb-Douglas production function, it will become Y equals to K to the power alpha. Now capital accumulation equation, it is a very important equation. It tells us that K star or K dot, you can mention it as K dot, it is basically equals to I minus delta K, where I is investment and delta is depreciation rate. So K star, and since saving equals to investment, I equals to S, and capital S can be written as MPS, that is marginal propensity to save, into Y, that is small s into Y. So now leading to the next part, that is K dot is equal to small s Y minus delta K. Substituting it into the production function, we get K dot equals to small s into function of K and L minus delta K. Now deriving capital per worker is nothing but small k equals to K by L. Differentiating it with respect to time, we will get K dot equals to K dot by L minus K by L square into L dot. Now, since small k equals to k by L, it can be written as population grows at rate n, it can be written as L dot equals to NL. And k dot, that is a small k dot, equals to k dot by L minus nk. Now leading to the equation, we are going to again substitute it, and we are going to get k dot equals to small s Y minus delta k. Putting it into the earlier equation in the place of y, we are going to get k dot equals to sy minus delta k by L minus nk. And as we know that y equals to I by L and k equals to capital K by L, we will again put it as k star, that is small k star or small k dot, equals to s into function of k minus n plus delta into k. This is the fundamental equation of the Solo model. If we interpret it, this s into fk or s into function of small k is the investment per worker, and uh, break-even investment is needed for depreciation of replacement and equipment of new workers. Steady state equilibrium will be when k star or k dot small k dot equals to 0. S into function of k star equals to n plus delta k star. So steady state under Cobb-Douglas production function is basically function of small k equals to k to the power alpha, and s into to the power alpha equals to n plus delta small k. We are dividing it by both sides. S into small k to the power alpha minus 1 equals to n plus delta, and from this we can obtain this equation, that is k star equals to s by n plus delta into 1 by 1 minus alpha. Steady state output per worker will now become y star equals to k star to the power alpha, where in place of k star we'll put this thing again, and we will get the equation as y star equals to s by n plus delta into alpha by to the power alpha by 1 minus alpha. Steady state consumption per worker will be simple. Consumption is income minus savings. So it will be small c equals to small y minus s into y. Just putting it into the per capita forms. We are going to get this by taking s y common, and this is our equation. Now golden rule level of capital will be this: small c equals to function of small k minus delta k. Putting it into a derivative against with respect to small k, we are going to get f dash k minus delta equals to 0. So this is it. And for Cobb-Douglas production function, it will be kg, that is for Cobb-Douglas production function, it will be alpha minus delta into to the power 1 by 1 minus alpha. Now we can do this solo model with technological progress as well, and in the technological progress part, it will be done in the next class. Thank you. John.